प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। और आज हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, नए स्वतंत्र भारत के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। परिचय में, स्वतंत्रता के लिए एक लंबे संघर्ष के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुआ। हालांकि यह स्वतंत्रता अपने साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के एक समूह के साथ आई। स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने उपस्थित विभिन्न चुनौतियां। विभाजन को बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा के रूप में चिन्हित किया गया था, जिसके अलावा विभाजन के कारण ही कश्मीर समस्या की उत्पत्ति हुई और उसके परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ। साथ ही भारत को बड़ी संख्या में शरणार्थियों को पुनर्वास प्रदान करने की आवश्यकता थी। बड़े पैमाने पर गरीबी और निरक्षरता। स्वतंत्रता के समय भारत में लगभग 80% या लगभग 250 मिलियन आबादी गरीब थी। अकाल और भूख ने भारत को अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए बाहरी मदद लेने हेतु प्रेरित किया। विविधता में एकता सुनिश्चित करना। एक नए स्वतंत्र भारत जिसे मुख्य रूप से रियासतों को आत्मसात करने से उत्पन्न चुनौतियों के कारण देश की एकता और संप्रभुता को बनाए रखने की आवश्यकता थी। ब्रिटिश भारतीय प्रांतों की सीमाओं को सांस्कृतिक और भाषाई एकता के बारे में सोचे बिना बेतरतीब ढंग से खींचा गया था। कम आर्थिक क्षमता। भारत में स्थिर कृषि और निम्न औद्योगिक आधार जैसी समस्याएं मौजूद थी। वर्ष 1947 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का 54% हिस्सा था। स्वतंत्रता के समय भारत की 60% जनसंख्या जीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी। शीत युद्ध तनाव। अधिकांश विकासशील देश संयुक्त राज्य अमेरिका या सोवियत संघ की 2 महाशक्तियों में से किसी एक से जुड़े हुए थे। भारत ने शीत युद्ध की राजनीति से दूर रहने और इसके आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। निष्कर्ष, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर कई ब्रिटिश विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि भारत एक राष्ट्र के रूप में जीवित नहीं रहेगा। हालांकि यह इसके संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति भारत की मजबूत प्रतिबद्धता ही थी, जिसने भारत को न केवल एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहने के लिए बल्कि नए स्वतंत्र देशों के नेता के रूप में उभरने हेतु भी प्रेरित किया। चलिए, उसका क्वेश्चन आप लोगों ने जान लिया। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये भी इतिहास का ही क्वेश्चन है जो जीएस पेपर 1 का है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्वतंत्रता के बाद के भारत में औपनिवेशिक विरासत के तत्वों की चर्चा कीजिए। इसका परिचय देखिए। भारत लगभग 1 सदी तक प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासनिक नियंत्रण में था और अगस्त 1947 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त की। हालांकि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के इस क्षेत्र पर कई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। ब्रिटिश शासन की ये विरासत देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को प्रभावित करती रहती है। औपनिवेशिक विरासत के तत्व। अंग्रेजी भाषा का उपयोग। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजी ने पूरे देश के लिए आधिकारिक भाषा के रूप में कार्य किया। आज भी अंग्रेजी राजभाषा बनी हुई है। यह सामान्य बोलचाल की भाषा और उच्च शिक्षा के माध्यम के रूप में कार्य करती है। हालांकि अंग्रेजी के उपयोग ने शहरी और ग्रामीण भारत के बीच एक आर्थिक सामाजिक विभाजन पैदा कर दिया है। ब्रिटिश शासन के 3 स्तंभ। कानून और व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटिश शासन का एक महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें नौकरशाही, पुलिस और सेना भारत में ब्रिटिश राज की रीढ़ थे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के रूप में जाना जाने वाला भारतीय सिविल सेवा का उत्तराधिकारी अभी भी स्टील फ्रेम बना हुआ है, जिस पर स्वतंत्र राष्ट्र की स्थिरता और विकास पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। हालांकि आम लोगों के प्रति पुलिस का रवैया अभी भी औपनिवेशिक प्रकृति का बना हुआ है। विभाजन। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन सबसे बड़ी औपनिवेशिक विरासत है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच संबंध लगातार खराब होते जा रहे हैं।
इसके परिणाम स्वरूप दक्षिण एशियाई क्षेत्र दुनिया के सबसे विघटित क्षेत्रों में से एक बना हुआ है। इसके अलावा कश्मीर समस्या की जड़ें भी ब्रिटिश नीतियों में हैं। एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। अंग्रेजों ने पहली बार पूरे उपमहाद्वीप को एक शाही शासन के अधीन ला दिया। ब्रिटिश शासन के तहत एक एकीकृत प्रशासनिक व्यवस्था संभव हो पाई और यह देश के दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंच गए। हालांकि स्वतंत्रता के लगभग 75 वर्षों के बाद भी हम ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए कई कानूनों का पालन कर रहे हैं। निष्कर्ष: औपनिवेशिक विरासतों के कुछ प्रभाव भारत के लिए सकारात्मक थे, लेकिन कई ब्रिटिश साम्राज्यवादी हितों को घरेलू हितों पर प्राथमिकता देने की परिणति विकास के एक असमान पैटर्न और कमजोर केंद्र सरकार के रूप में हुई। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि विदेशी नियंत्रण की एक सदी ने देश के विकास को सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक रूप से अधिक प्रभावित किया होगा। तो आज के लिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर यही कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भूकंपीय तरंगें क्या है? विभिन्न भूकंपीय तरंगों का विस्तृत विवरण कीजिए। इसका परिचय है। भूकंप के दौरान भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती है जो केंद्र से सभी दिशाओं में बाहर की ओर प्रसारित होती है। भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की होती है: पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें, एस तरंगें या द्वितीयक तरंगें और एल तरंगें या सतही तरंगें। भूकंपीय तरंगों के प्रकार और उनकी विशेषताएं। पी तरंगें या प्राथमिक तरंगें, ये संपीड़न तरंगें हैं जो चट्टान के कणों के अनुदैर्ध्य दिशा में कंपन करने के कारण बनती है। पी तरंगों की गति सबसे तेज होती है, इसलिए वे पहले भूकंपीय स्टेशन पर पहुंचती है। इनका वेग एस तरंगों के वेग से 1.7 गुना होता है। वे ठोस के साथ साथ द्रव माध्यम से भी गुजर सकता है। एस तरंगे या द्वितीयक तरंगे, ये अपरूपण तरंगे हैं जो प्रकृति में अनुप्रस्थ होती हैं। ये केवल ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती है। एल तरंगे या सतही तरंगे, जब पी और एस तरंगे पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो वे एल तरंगों में परिवर्तित हो जाती है। एल तरंगे सतह के समानांतर चलती है और भूकंप का कारण बनती है। यह अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है और उनका वेग पी और एस तरंगों से बहुत कम होता है। निष्कर्ष: एल तरंगे भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है, जबकि पी और एस तरंगों का मुख्य महत्व पृथ्वी के आंतरिक भाग के अध्ययन में होता है। पी और एस तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर गुजरती हैं और विभिन्न माध्यमों की एक परत में प्रवेश करते ही परिवर्तित और अपरिवर्तित हो जाती है। हमारा 4th क्वेश्चन है आज का, हरित कर प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने में एक निवारण भूमिका निभा सकते हैं। चर्चा कीजिए। इसका आंसर है, पर्यावरणीय करों का उद्देश्य हानिकारक पदार्थों के उपयोग का खपत की मात्रा को कम करना है। तो पर्यावरणीय कर सुधारों में आमतौर पर 3 पूरक गतिविधियां शामिल होती हैं। पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव डालने वाली मौजूदा सब्सिडी और करों को समाप्त करना, पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से मौजूदा करों का पुनर्गठन, नए पर्यावरणीय करों की शुरुआत। पर्यावरणीय कर और लाभ। सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में पर्यावरण। जिस तरह सार्वजनिक वस्तुओं के रूप में पर्यावरण का प्रचार किया जा रहा है, सभी सार्वजनिक वस्तुओं की तरह पर्यावरण से संबंधित खर्च का वित्त पोषण भी पर्यावरणीय करों सहित करों के सामान्य पूल से होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण। यह प्रदूषणकारी पदार्थों की लागतों को बढ़ाकर निवेशकों को उचित पर्यावरणीय निर्णय लेने के लिए बाध्य कर सकता है और इस प्रकार प्रदूषणकारी गतिविधियां कम की जा सकती हैं। वित्त लाभ। पर्यावरणीय कर सुधार से बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं के वित्त पोषण के लिए राजस्व जुटा सकते हैं
जबकि अन्य स्रोतों के माध्यम से राजस्व जुटाना मुश्किल या बेझिल साबित होता है। आगे की राह, संभावनाओं का आकलन। पर्यावरणीय कर की दर वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, उपभोग या निपटान से पड़ने वाले नकारात्मक असर के सीमांत सामाजिक लागत के बराबर होना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक आकलन के आधार पर पर्यावरण को हुए नुकसान के मूल्यांकन की आवश्यकता है। राजस्व का उपयोग। भारत जैसे विकासशील देशों में राजस्व का उपयोग अधिक से अधिक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया जा सकता है। प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित करना। भारत में पर्यावरणीय कर लागू करने हेतु 3 प्रमुख क्षेत्रों को लक्षित किया जा सकता है। परिवहन क्षेत्र में वाहनों का कराधान विशुद्ध रूप से ईंधन दक्षता और GPS आधारित होना चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन हेतु प्रयुक्त ईंधनों पर कर लगाना। अपशिष्ट उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। पर्यावरण राजकोषीय सुधार। मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा अपने अध्ययन के अनुसार वस्तु और सेवा ढांचे में पर्यावरणीय करों को शामिल करने की भी आवश्यकता है। निष्कर्ष, प्रदूषण नियंत्रण और प्रबंधन के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने के लिए हरित करों को लागू करना एक निवारक उपाय होगा। अतः भारत के लिए पर्यावरणीय वित्तीय सुधारों को अपनाने का यह सही समय है। चलिए एक और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की है। इसकी विवेचना कीजिए। बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक पृष्ठभूमि में बौद्ध धर्म का उदय हुआ। इन परिस्थितियों ने समाज में नवीन विचारों तथा संकल्पनाओं के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका। बौद्ध धर्म का मानवीय समस्याओं के प्रति दृष्टिकोण। समाज में उपस्थित असमानता को दूर करने हेतु बौद्ध धर्म में अपरिग्रह अर्थात धन संचय न करने का उपदेश दिया गया। घृणा, क्रूरता, हिंसा व दरिद्रता का कारण है। अतः मनुष्यों को परस्पर सहयोग और समन्वय पर विश्वास करना चाहिए। किसानों को बीज और अन्य सुविधाएं, व्यापारियों को धन व श्रमिकों के लिए मजदूरी जैसे समाधान प्रस्तुत किए गए। इन उपायों की अनुशंसा सांसारिक दरिद्रता को दूर करने के लिए की गई। बौद्धिक और साहित्यिक जगत को तर्क आधारित गुण दोष विवेचना की हेतु प्रेरित किया गया ताकि अंधविश्वास को कम किया जा सके। बौद्ध धर्म ने स्त्रियों व शूद्रों के लिए संघ के द्वार खोलकर समाज पर गहरा प्रभाव डाला। ऐसे में उपदेशात्मक प्रवृत्ति से इतर यह कदम अधिक व्यावहारिक व प्रभावी था। बौद्ध धर्म का कला व स्थापत्य कला पर प्रभाव। बौद्ध धर्म के फलस्वरूप स्तूपों, चैत्यों तथा विहारों का निर्माण हुआ। उदाहरण सांची, भरहुत, सारनाथ का स्तूप, अजंता, एलोरा के साथ साथ गांधार, मथुरा व अमरावती शैली पर भी इसी धर्म का प्रभाव देखा जा सकता है। पाली भाषा में साहित्य लिखकर इसे समृद्ध किया गया। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म ने तत्कालीन मानवीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान के साथ ही भारतीय कला व स्थापत्य को भी एक नई दिशा प्रदान की। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को बहुत काम देगा और प्लीज़ इसे आप लोग बार बार सुनिएगा ताकि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। ये लेक्चर सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।